आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना सालों पहले की है। वो जमाना अभी के मुकाबले काफी पिछड़ा हुआ था। उस जमाने में कार तो दूर, किसी के पास बाइक होना भी काफी बड़ी बात मानी जाती थी। लोगों के पास वाहन होना उन्हें काफी बड़ा दिखाता था। उस वक्त मैं अपने घर से दूर गांव के बाहर एक फैक्ट्री में काम किया करता था। वो फैक्ट्री मेरे यहाँ से काफी दूर थी। मैं रोजाना अपने पापा की साइकिल से ही आना जाना किया करता था। हालांकि इतनी दूर साइकिल चलाकर आने जाने में तकलीफ तो होती थी, मगर इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। और ना ही उस समय मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं कोई नई बाइक खरीद सकूं। एक बार की बात है, मुझे कहीं से पता चला कि शहर में कोई अपनी सेकंड हैंड बाइक बेच रहा है, वो भी काफी कम कीमत पर। तो मैं वहां पहुंच गया। बाइक थोड़ी टूटी फूटी सी थी, मगर इस लायक थी कि मैं काफी सालों तक आराम से चला सकूं। दरअसल जो आदमी वो बाइक बेच रहा था वो उसके बेटे की थी। उसका बेटा इसी बाइक के साथ एक सड़क हादसे में मारा गया था, जिसके चलते अब उसकी ये बाइक बेकार पड़ी है। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है। मैंने कुछ रुपए और कम करवा लिए और बाइक खरीद कर घर ले आया। घर वालों को मैंने ये बात नहीं बताई कि ये वही हादसे वाली बाइक है। घर पर सभी लोग काफी खुश थे। उसी रात बाइक घर के आंगन में खड़ी थी। मैं और सारे घर वाले अपने अपने कमरों में सो रहे थे कि तभी अचानक से मेरे कानों में हॉर्न की आवाज आई। मैं थोड़ा चौंक गया कि भला ये कैसे हो सकता है। बाइक की चाबी तो मेरे पास है। मैं तुरंत अपने रूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। हालांकि आंगन में पूरा अंधेरा था, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बाइक के ऊपर कोई बैठा हुआ है। मैंने बैटरी टॉर्च को बाइक की तरफ घुमाया तो वहां कोई नहीं था। लिहाजा मैं इसे अपने मन का वहम मानकर वापस अपने कमरे में आ गया। अगले दिन मैं उसी बाइक से फैक्ट्री गया। गांव वाले मुझे और मेरी बाइक को देख रहे थे और उस दिन फैक्ट्री में काम कुछ ज्यादा ही था, इसलिए हम कुछ वर्करों को ओवर टाइम करना पड़ा। बेशक हमें इसके ज्यादा पैसे मिलने थे, मगर दिक्कत ये थी कि हमारे घर वालों को पता नहीं था कि आज हम ओवर टाइम कर रहे हैं। खैर, अब मालिक का कहना है तो हम क्या ही कर सकते हैं। हम लोग काम करते रहे। वैसे तो रात 8 बजे तक फैक्ट्री से हमारी छुट्टी हो जाती थी, मगर उस रोज रात 10 बजे तक भी हम लोग फैक्ट्री में ही थे। फिर रात के करीब 12 बजे के आसपास फैक्ट्री से हमारी छुट्टी हुई। चूंकि रात काफी हो गई थी तो और समय जाया ना करते हुए मैंने अपना बाइक उठाया और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। ठंड का मौसम था। रास्ता पूरी तरह से कोहरे से ढका हुआ था। मैं बाइक को तेजी से भगाता हुआ उसी रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। बर्फ के समान लग रही ठंडी हवा मेरे चेहरे से जब टकरा रही थी तो कहीं ना कहीं हाथ और चेहरा सुन्न कर दे रही थी। जैसा कि मेरा घर वहां से काफी दूर था तो जाहिर सी बात है मुझे ठंड में अभी और भी जूझना ही पड़ेगा। रास्ते पर मेरे अलावा कहीं कोई आदमी तो दूर, एक परिंदा तलक भी नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा रास्ता ऐसे सुनसान पड़ा था जैसे यहां मेरे अलावा कोई रहता ही ना हो। अभी मैं बाइक चलाते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से तेजी से चल रही मेरी बाइक एकदम से बंद पड़ गई। बाइक को इस तरह से बंद होता देख मैं थोड़ा अकबका गया और बाइक को वापस से चालू करने की कोशिश करने लगा, मगर बाइक चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक तो इतनी रात हो गई है,
ऊपर से अब ये बाइक का ड्रामा, मुझे काफी गुस्सा आ रहा था और उसी गुस्से में मैंने बाइक के टायर पर जोर से एक लात मार दी। अभी मैंने बाइक के टायर पर लात मारा ही था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने एकदम से मेरा पैर पकड़कर बाइक की तरफ खींच दिया हो, जिसके चलते मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। खैर, अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं कि तभी मुझे याद आया कि यहीं पास ही में एक मैकेनिक का गैरेज है। वो अपनी दुकान काफी रात तक खुली रखता है। शायद उसकी दुकान अभी खुली हो, मगर मैं इतना थका हुआ था कि बाइक को धक्का देकर आगे ले जाने की मुझ में शक्ति नहीं बची थी। लिहाजा मैंने बाइक को वहीं रास्ते के एक साइड में खड़ा किया और पैदल चलकर उस मैकेनिक के दुकान की तरफ जाने लगा। मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी रात गए वो दुकान खुला हुआ भी होगा, मगर फिर भी एक उम्मीद लिए मैं चले जा रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद मैं उस गैरेज के पास पहुंचा, मगर जैसा कि मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। वो गैरेज बंद था। थका हारा निराश मैं वापस अपनी बाइक की तरफ जाने लगा, ये सोचते सोचते कि अब मुझे बाइक को धक्का देकर ही घर ले जाना होगा। चलते चलते मैं जैसे ही बाइक के पास पहुंचा तो मैं चौंक गया, क्योंकि मेरी बाइक के ऊपर अब एक लड़का बैठा हुआ था। उसकी उम्र यही कोई 22-23 साल की रही होगी। पहले तो मुझे शक हुआ कि कहीं ये कोई चोर वोर तो नहीं है, मगर वो लड़का बस बाइक के ऊपर बैठा हुआ था। मैं चलकर उस लड़के के पास गया और बोला, कौन हो तुम? इस पर वो लड़का बोला, ये आपकी है ना? उसका मतलब बाइक से था, जिस पर मैंने हाँ में जवाब दिया। तो फिर वो लड़का बोला, क्या हुआ, बाइक चालू नहीं हो रही क्या? इस पर मैंने कहा, हाँ पता नहीं क्या हो गया, अचानक से बाइक बंद पड़ गई। तो इस पर वो लड़का बोला, मैं कोशिश करूं एक बार? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे हाँ बोलना चाहिए या नहीं, पर अगर ये लड़का बाइक चालू कर दे तो अच्छा ही है। यही सोचकर मैंने उस लड़के को हाँ बोल दिया। मेरे हाँ बोलते ही वो लड़का बाइक पर बैठा और बाइक चालू करने की कोशिश करने लगा। तो उसके एक बार में ही किक मारते ही बाइक एकदम से चालू हो गई। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर इस लड़के ने एक बार में ही बाइक चालू कैसे कर दिया। मैं तो इतनी देर से कर रहा था, फिर भी चालू नहीं हो रही थी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस लड़के ने कहा, बाइक लात मारने से चालू नहीं होती भैया। इतना बोलकर वो लड़का बाइक पर से नीचे उतर गया। तो उसके उतरते ही फिर अचानक से बाइक बंद पड़ गई। मैंने बाइक को चालू करने की बहुत कोशिश की, पर नहीं हुआ। फिर उस लड़के ने ही दोबारा बाइक स्टार्ट किया। ये सब क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उस लड़के ने कहा, भैया आप पीछे बैठ जाओ, मैं बाइक चलाता हूं। हालांकि मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, मगर उस वक्त मैं हालात के मारे मजबूर था, जिस वजह से मैं राजी हो गया। जिसके बाद वो लड़का बाइक के सामने बैठ गया और मैं उसके पीछे। कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मुझे वो लड़का कहीं देखा देखा सा लग रहा था। शायद मैंने इसे कहीं हाल फिलहाल में ही देखा था, मगर कहाँ वो याद नहीं आ रहा था। बाइक तेजी से उस सुनसान रास्ते पर दौड़े जा रही थी। अभी मैं पीछे बैठा हुआ ही था कि तभी मेरा हाथ पैंट की जेब के ऊपर गया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बाइक की चाबी मेरे जेब में थी। मगर ये कैसे हो सकता है? बिना चाबी के बाइक आखिर कैसे चल सकती है? मैंने झांक कर बाइक के हेड मीटर की तरफ देखा तो वहां कोई चाबी नहीं थी। इसी दौरान मेरी नजर बाइक के साइड मिरर पर गई,
जहां मुझे बाइक चला रहे उस लड़के का चेहरा नजर आ रहा था। उस लड़के का चेहरा शीशे में पूरा बदला हुआ था। उसकी पूरी शक्ल कुचली हुई थी। तभी मुझे याद आया कि ये वही लड़का है जिसका इस बाइक के साथ एक्सीडेंट हो गया था, और इस लड़के को मैंने तस्वीर में देखा था फूलों की माला के साथ, वहां जहां जिसके घर से मैंने ये बाइक खरीदी थी। मुझे पूरा मामला समझ आ गया, मगर अब ये समझ नहीं आ रहा था कि करूं क्या। एक लाश, एक भूत मेरा बाइक चला रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, इतने में ही मेरा घर आ गया। तभी वो लड़का बाइक रोककर बाइक से नीचे उतरकर बोला, इसे संभाल कर रखिएगा। इतना बोलकर वो लड़का वहां से गायब हो गया। जिसके दूसरे दिन ही मैंने वो बाइक बेच दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। बात आज से तकरीबन 45 साल पुरानी है। तब मेरे दादाजी गांव में बैलगाड़ी चलाने का काम किया करते थे। उस समय सिर्फ दादाजी ही नहीं, बल्कि गांव के बहुत से लोग बैलगाड़ी चलाने का काम किया करते थे। भले उन दिनों गांव में सुविधाओं की कमी थी, मगर सुकून भर भर कर था। दादाजी का काम कुछ इस प्रकार से था कि वो हर रोज सुबह अपनी बैलगाड़ी लेकर घर से निकलते और रात को 9-10 बजे तक अपनी बैलगाड़ी लेकर वापस घर आ जाते। इस बीच दादाजी बहुत ज्यादा तो नहीं, मगर इतना पैसा कमा लेते कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। इसी तरह से दादाजी और बाकी घर वालों के दिन गुजर रहे थे। एक रात की बात है, दिसंबर का महीना चल रहा था। गांव में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैला हुआ था। दादाजी को रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े खड़े अब काफी समय गुजर चुका था, मगर अभी तक उन्हें कोई सवारी नहीं मिली थी। हालांकि दादाजी के अलावा बाकी बैलगाड़ी वाले वहां से जा चुके थे, मगर दादाजी, उन्होंने तो जैसे कसम खा ली थी कि आखिरी सवारी को लेकर ही जाऊंगा, मगर शायद उनकी किस्मत को ये मंजूर नहीं था। बहुत इंतजार करने के बाद भी दादाजी को कोई सवारी नहीं मिली। लिहाजा दादाजी बैलगाड़ी लेकर वापस अपने घर की तरफ निकल पड़े। ठंड इतनी ज्यादा थी कि दादाजी का पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। ठंडी हवाओं के चलते बार बार उनकी आंखों में पानी आ जा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही थी। रास्ते पर दादाजी के अलावा दूसरा कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था, जो कि इतनी रात गए इस ठंड के मौसम में लाजमी ही था। इसलिए दादाजी को कोई हैरानी नहीं हुई। वो बिना किसी रुकावट के चुपचाप आगे बढ़ते रहे। रास्ता खामोशी में इस कदर डूबा हुआ था कि कुछ हद तक दादाजी को अपने सांसों की आवाज भी साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। रात हर पल गहराती जा रही थी। चूंकि उन दिनों गांव में बिजली की सुविधा नहीं हुआ करती थी, इसलिए दादाजी हमेशा अपने साथ एक बैटरी टॉर्च रखते थे, जो अभी उनके काम आ रहा था। टॉर्च की रोशनी में अभी दादाजी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनकी नजर लाश घर यानी गांव के इकलौते मुर्दा घर के बाहर खड़े जगदीप पर गई। जगदीप, जो कि उसी लाश घर में काम करता था, मगर फिलहाल जगदीप हाथ दिखाकर दादाजी को बैलगाड़ी रुकवाने की कोशिश कर रहा था। जगदीप का इशारा पाकर दादाजी ने बैलगाड़ी को ठीक उसके पास रोका। तभी जगदीप ने दादाजी से कहा, मनोहर, एक काम करेगा? बहुत जरूरी है। इस पर दादाजी बोले, क्या काम है, बोल। दादाजी की बात पर मनोहर दादाजी के थोड़ा करीब आते हुए बोला, एक लाश है, उसको सिमरगढ़ गांव के शमशान तक ले जाना है। अपनी बैलगाड़ी में ले जाएगा?
जगदीप की बात सुनकर दादाजी एकदम से चौंक गए और उन्होंने उसे मना करते हुए कहा, पागल है क्या? मैं अपनी बैलगाड़ी में लाश वास नहीं ले जाता, मैं नहीं कर सकता यह काम। इस पर जगदीप ने दादाजी से कहा, देख ले, 5 रुपए दूंगा। उस जमाने में 5 रुपए कमाना मतलब गांव में सबसे अमीर होने जैसा था। जिस पर दादाजी ने जगदीप से कहा, पर अगर किसी को पता चल गया तो कि मैं अपनी बैलगाड़ी में लाश ढोता हूं, तो फिर कोई मेरी बैलगाड़ी में नहीं चढ़ेगा। इस पर जगदीप बोला, तू पागल है क्या? इतनी रात गए तेरी बैलगाड़ी देखने कौन घर से बाहर निकलेगा? और लाश पूरा ढका हुआ है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हालांकि 5 रुपए की बात सुनकर दादाजी आधा हाँ बोल चुके थे, पर जगदीप ने जब ये कहा कि कुछ नहीं होगा तो दादाजी पूरी तरह से मान गए। जिसके बाद दादाजी और जगदीप ने मिलकर एक लाश को बैलगाड़ी में चढ़ा दिया। साथ ही साथ जगदीप ने दादाजी को 5 रुपए थमा दिए और दादाजी उस लाश को लेकर चल पड़े सिमरगढ़ गांव की ओर। इससे पहले दादाजी ने कभी भी अपनी बैलगाड़ी में लाश नहीं बिठाया था, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें डर भी लग रहा था। पर अब पैसे ले लिए हैं तो काम भी करना ही पड़ेगा, इसलिए दादाजी चुपचाप आगे बढ़े जा रहे थे। अभी दादाजी बैलगाड़ी चला ही रहे थे कि तभी उनके नाक में एक सड़ी हुई सी बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी ज्यादा सड़ी हुई थी कि दादाजी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मगर दादाजी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही है। दादाजी पीछे पलटे तो पाया कि वो बदबू उसी लाश में से आ रही है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ, जिस पर दादाजी ने मन ही मन सोचा, ये लाश बहुत पुरानी लगती है। इतना सोचकर दादाजी वापस से आगे बढ़ने लगे। अभी दादाजी उस लाश को बैलगाड़ी में लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज आने लगी, जैसे कोई बैलगाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहा हो। दादाजी की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उन्हें लगा शायद उनकी बैलगाड़ी को लाश ढोते किसी ने देख लिया, जिस वजह से वो बैलों को तेजी से हाँकने लगे। मगर दादाजी की बैलगाड़ी जितनी तेजी में चल रही थी, पीछे से वो दौड़ने की आवाज उतनी ही तेजी से आए जा रही थी। दादाजी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आखिर बैलगाड़ी के पीछे दौड़ कौन रहा है। मगर कुछ ही देर में पीछे से वो दौड़ने की आवाज आनी बंद हो गई। दादाजी की जान में जान आई, मगर उन्होंने बैलों को हाँकना बंद नहीं किया। वो उसी तरह से बैलों को हाँकते रहें ताकि जल्द से जल्द वो सिमरगढ़ गांव पहुंच सकें। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। दादाजी अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी टॉर्च की रोशनी में उन्हें रास्ते के एक किनारे पर कोई आदमी खड़ा नजर आया। वो आदमी हाथ दिखाकर दादाजी को बैलगाड़ी रोकने के लिए बोल रहा था। दादाजी ने सोचा कि अगर उन्होंने बैलगाड़ी रोक दी और इस आदमी को बैलगाड़ी में बिठाया तो इसे पता चल जाएगा कि गाड़ी में लाश है। इसलिए दादाजी ने बैलगाड़ी को बिना रुके वहां से तेजी से निकाल लिया। मगर तभी जब दादाजी ने उस आदमी को पार किया तो पीछे से कुछ खटपट की आवाज आई। दादाजी ने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि वो आदमी किसी तरह से बैलगाड़ी में पीछे बैठ चुका है। इससे पहले कि दादाजी उसको कुछ बोल पाते, उसने खुद ही कहा, देखो, मुझे पता है कि ये लाश है, पर मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस मुझे जरा आगे तक छोड़ दो। दादाजी के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए वो राजी हो गए। अभी दादाजी उस आदमी को लेकर कुछ आगे गए ही थे कि तभी पीछे से उस आदमी ने कहा, ये लाश के चेहरे पर से कपड़ा हट गया है, इसे ठीक करो, बदबू आ रही है बहुत।
उस आदमी की बात सुनकर दादाजी ने अपनी टॉर्च को पीछे की तरफ घुमाया तो सच में उस लाश का चेहरा खुला हुआ था। मगर जब दादाजी ने उस लाश के चेहरे को ध्यान से देखा तो उनकी हवाइयां उड़ गईं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो आदमी बैलगाड़ी में बैठा था उसका चेहरा और उस लाश का चेहरा एक ही था। मतलब वो लाश उसी आदमी की थी। तभी वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और उस आदमी का चेहरा भी काफी खौफनाक हो गया था। दादाजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें, मगर दादाजी इतना जरूर समझ गए थे कि अगर वो यहाँ रुकें तो अच्छा नहीं रहेगा, जिस वजह से दादाजी ने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी और भागकर सीधे घर आ गए। अगली सुबह जब दादाजी अपनी बैलगाड़ी के पास गए तो वहां बैलगाड़ी तो थी, मगर वो बैलगाड़ी में से लाश गायब थी। वो लाश कहाँ गई किसी को आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।